आज का जो अपना जो टॉपिक है वही प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर कल तक हमने किया था। जो आगे का जो हिस्सा है वो हो जाएगा मध्य पाषाण काल। ठीक है। मोटे रूप से मध्य पाषाण काल को जो है वो 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी, ये इसको कई बार 4,000 बीसी तक का भी समय पीरियड काउंट कर लेते हैं। ठीक है। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, जैसे चूंकि हमने ये बात पहले पढ़ रखी है कि इनका जो विभाजन है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और फिर पूर्व पाषाण काल के 3 भागों का जो विभाजन किया गया वो सारा का सारा डिपेंड था 2 बातों पर। ठीक है। पहली तो थी जलवायु और दूसरा था औजार। इन दोनों को लेकर के इनका विभाजन किया गया। मध्य पाषाण काल की अपनी एक अलग से विशेषता है। ठीक है। इसकी सबसे पहली जो विशेषता रही वो थी सूक्ष्म औजार, जिसे जो है माइक्रोलिथिक का नाम दिया गया। सामान्य प्रश्न है और हर दूसरे पेपर में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि सूक्ष्म औजार या जो माइक्रोलिथिक जो है वो किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। ठीक है। अब यहां एक शब्द आ जाएगा हमारे पास में कि मध्य पूर्व पाषाण काल। व्यक्ति जो कंफ्यूज रहता है वो केवल इसी चीज में है कि ये मध्य पूर्व पाषाण काल है, ये खाली मध्य पाषाण काल है। मध्य पूर्व को बोलते हैं फलक संस्कृति, जबकि ये हो गया माइक्रोलिथिक। अब इन माइक्रोलिथ की विशेषता क्या रही कि ये 2 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक का इनका आकार हुआ करता था। सूक्ष्म कार्य जो है अभी यहां जो है वो किए जाने लगे। मध्य पाषाण काल की भारत में जो खोज का जो कार्य जो था 1857 में CL कॉर्लॉयल ने कर दी। ठीक है। CL कॉर्लॉयल, और कहा कि विंध्य क्षेत्र के अंदर इस चीज की उन्होंने क्या कर दी? खोज कर दी। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ज्यादा नहीं उलझना है अपने को, तो सीधा सा मध्य पाषाण काल, माइक्रोलिथ, CL कार्लाइल, विंध्य क्षेत्र में इसकी खोज कर दी इन्होंने। ठीक है। और मध्य पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल में ये डिफरेंस, यहां लघु है औजारों का निर्माण, ये जो संस्कृति थी ये थी फलक संस्कृति। यहां तक बात क्लियर होगी? ठीक है। अब क्या है कि कुछ एक विशेष जो है औजार, हालांकि ये बहुत ही डीपली चीज है, बहुत कम पूछी जाती है। जैसे कि नंबर 1 पर ब्लेड। अच्छा, अब ब्लेड के ना कई नाम है। ब्लेड, स्केपर, और हिंदी में इसे कहते हैं खुरचनी। काटने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, पेड़ों की खाल उतारने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यहां एक दूसरा जो उपकरण मिलता है उसको बोलते हैं क्रोड। ठीक है। अब क्रोड क्या चीज है? क्रोड से लगता है जैसे एक पॉइंट हो, किंतु ये चीज क्या थी? ये थी बेलनाकार। मध्य पाषाण काल में पाया जाने वाला क्रोड जो है, ठीक है,
बेलनाकार है। अपने सामान्य देशी भाषा में जो चीज प्रयुक्त करते हैं, जैसे बोलते हैं ना गोटा, चटनी वगैरह पीसने के काम आता ना, ये करोड़ वही चीज थी। ठीक है, तो ये जो है कुछ लघु पाषाण हमारे सामने क्या है, उपकरण जो दिखाई। अब चूंकि इस पूरे कालखंड को, मध्य पाषाण कालखंड को आपने नाम दे दिया माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण, ठीक है, तो इनकी बनाने की जो विधि थी उसे बोलते थे फ्लूटिंग। ये क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया है कई बार। ठीक है, फ्लूटिंग क्या है, सीधा सा क्वेश्चन था, फ्लूटिंग क्या है, 4 उन्होंने ऑप्शन दे दिए थे। तो मध्य पाषाण काल के जो औजार बनाए जाते थे, जो उपकरण बनाए जाते थे, उसको बनाने की जो विधि थी वो थी फ्लूटिंग। ठीक, अब इसी कालखंड में आगे हम देख रहे हैं कि जैसे इनके स्थल जो है मध्य पाषाण काल के कुछ एक स्थल हैं, 2 प्रसिद्ध देखते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में तिलवाड़ा, और महत्वपूर्ण है बागोर। लगभग हर दूसरे पेपर का क्वेश्चन है ये। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान मिलता है हमें राजस्थान में बागोर, और वैसे भारत में भी बागोर ही है। कारण क्या रहा कि बागोर के अंदर मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन और कृषि, इन दोनों के प्रमाण मिलते हैं। बागोर राजस्थान, अब बागोर जैसे कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में नदी होगी कोठारी, कोठारी नदी के किनारे से। वी एन मिश्र बागोर के उत्खनन करता है। ठीक है, प्रसिद्ध क्यों है बागोर, मध्य पाषाण काल के अंदर बागोर राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से लघु, देखो मध्य पाषाण काल है तो लघु उपकरण तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, विशेषता क्या रही, पशुपालन और कृषि दोनों एक साथ, पशुपालन कृषि दोनों एक साथ है। भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे है, वी एन मिश्र ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और एक बात हम ये भी देख रहे हैं कि वी एन मिश्र साहब जो है ना, उन्होंने पाषाण काल पे काफी काम कर दिए। जैसे लूणी उद्योग जो नाम दिया गया, उत्तर पूर्व पाषाण काल का जो लूणी उद्योग जो नामकरण दिया गया वो वी एन मिश्र साहब का ही दिया गया। ठीक है, दूसरा जो क्षेत्र पड़ता है गुजरात में, लगनाज। ठीक है, और लगनाज का खोज करता है एच डी सांकलिया। बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है एच डी सांकलिया साहब, इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। एक तो श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर, एक तो इस आदमी का नाम भूलना ही नहीं है अपने को। ठीक है, असल में क्या हुआ कि ये लोग जो है बड़े जनूनी थे। ये श्री विष्णुधर वाकणकर साहब जो है ये अपने सूरतगढ़ में भी आ रखे, रंगमहल में भी इन्होंने जो है वो काफी काम कर रखा है। और दूसरे व्यक्ति जो है एच डी सांकलिया, जिन्होंने गुजरात में लगनाज की खोज की। सीधा सा क्वेश्चन आया था स्कूल व्याख्याता में, सीधा प्रश्न आया था कि लगनाज जो है वो किस राज्य में है, गुजरात में। एच डी सांकलिया ने इसकी खोज की। ये प्रसिद्ध क्यों हो गया, क्योंकि ये जो क्षेत्र पड़ता है ना, ये पूर्णतः सूक्ष्म क्षेत्र है। यहाँ प्राचीन सभ्यताओं के प्रमाण मिलने के आते दुर्बल हुआ करते थे, किंतु जब इसकी खोज की गई तो लगनाज में क्या हमें मिला, मध्य पाषाण काल के हमें उपकरण मिल गए जो बड़े पैमाने पर। सूक्ष्म क्षेत्र का एकमात्र स्थल है जहां पर हमें मध्य पाषाण काल के उपकरण दिखाई देते हैं। बात होगी क्लियर। मध्य पाषाण काल, बागोर और लगनाज। बागोर की खोज करते हैं वी एन मिश्र, और लगनाज गुजरात में खोज करता है एच डी सांकलिया साहब। अब बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की।
उत्तर प्रदेश का जिला है प्रतापगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़, जगह पड़ती है सराय नाहर, मेहदहा। ठीक है, ये दोनों अलग बातों के लिए प्रसिद्ध रहेंगे। और इसी तरह से दो स्थान और हैं, दमदमा और चौपान मंडी। ये नाम इसलिए लिखवाए जा रहे हैं क्योंकि क्या कि मिलान में कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दमदमा तो आपको वैसे भी प्रसिद्ध है, 1857 की जो क्रांति है ना, वो दमदम छावनी से शुरू हुई थी। ठीक है, और सराय नाहर और मेहदा दोनों की विशेषता क्या रही है? जैसे शर्मा साहब ने इसका उत्खनन किया है, साहब G.R. शर्मा, और दोनों प्रसिद्ध क्यों रहे? स्तंभ गर्त के कारण। कभी आया नहीं है क्वेश्चन, किंतु आने की संभावना रह सकती है कि स्तंभ गर्त काम। ठीक है, ये चीज क्या है? घर के अंदर जो खड्डा है, फर्श है घर का, यहां क्या है कि खड्डे कर रखे हैं इन्होंने इस तरह से, और उस पर ये खंबे बना दिए इस तरह से, और छत का जो निर्माण है वो इनके ऊपर कर दिया गया ये इस तरह से। भाई जैसे ये खड्डा खोद लिया, या बीच में खंबे गाड़ दिए, तो स्तंभ गर्त दो चीज आएगी। एक स्तंभ गर्त नाम सुन रहे हो, एक नाम आगे और आएगा हमारे पास में, गर्तवास। गर्तवास का मतलब खड्डे के अंदर ही घर है, वहां कोई स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया। स्तंभों का प्रयोग किया गया है सराय नाहर और मेहदा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के अंदर में दिखाई देते। ठीक है, G.R. शर्मा, ये फेमस जो है केवल स्तंभ गर्त के कारण ही, उत्खननकर्ताओं का उपयोग काफी कम रहेगा इनके अंदर। ऐसे ही क्या है कि पश्चिम बंगाल के अंदर वर्धमान जिले में पड़ता है वीर भानपुर। वीर भानपुर जो है प्रसिद्ध हो गया, कारण क्या रहा कि वीर भानपुर के जो है वो उत्खनन जो करता थे बीबी लाल। कालीबंगा का जो उत्खनन किया था वो भी बीबी लाल ने किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वीर भानपुर पश्चिम बंगाल में मध्य पाषाण काल का एक स्थल मिलता है। ऐसे ही कर्नाटक में स्थल है, जलाल हल्ली। ठीक है, तमिलनाडु में टेरी समूह जगह का नाम पड़ता है। ये कुछ एक प्रसिद्ध स्थान है जो कि हमें मध्य पाषाण काल के अंदर दिखाई देते। इनके अलावा जिसके कारण प्रसिद्धि मिलती, एक तो बागोर के कारण प्रसिद्धि मिली हुई है, दूसरी चीज मध्य प्रदेश और गुफाएं होगी भीम बेटका। ठीक है, दूसरी गुफाएं जो है वो भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, जिला होशंगाबाद है, और गुफाएं हैं आदमगढ़ की। दो प्रसिद्ध गुफाएं काफी हैं, किंतु हमें इन दो पर स्ट्रेस रखना है। भीम बेटकाओं की गुफा का खोज करता कौन है? 1957-58 में इसकी खोज की थी। किसने की थी? श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब ने इनकी खोज की। भीम बेटका की गुफाओं में
हमें प्राग ऐतिहासिक काल के लगभग सभी चरणों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, यहां की प्रसिद्धि क्या आ जाती है कि भीमबेटका की गुफाओं में इस समय क्या है, शैल चित्र जो है वो ज्यादा दिखाई देने लग जाते हैं। और इसी तरह से आदमगढ़ में भी क्या है, शैल चित्र। और नवपाषाण काल में, इसी में आगे आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं उसमें नवपाषाण काल में क्या है कि गेंडे का शिकार करते हुए चित्र है। तो देखो एक जबरदस्त बात ये आती है कि गेंडे का शिकार करने के लिए कम से कम हमें 10 से 15 आदमियों की आवश्यकता है। तो सामूहिकता की जो खोज है, समूह में रहना, ठीक है, वो हम मध्य पाषाण काल में दिखाई देने लग सकता है। मानव के जीवाश्म खास करके भारत के अंदर मध्य पाषाण काल में दिखाई दे जाते हैं। महत्वपूर्ण बात है ये कि भारत में मानव जो अवशेष वो हमें मध्य पाषाण काल में दिखाई दे जाते हैं। और सामूहिकता की तो बात आई गई, हमने बागौर में देख लिया कृषि और पशुपालन हो रहा है, तो व्यक्ति क्या हो रहा है, कुछ स्थायी जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है। व्यक्ति स्थायी जीवन की ओर अग्रसर होगा तो वो अपने उपयोग के लिए बर्तनों का प्रयोग करेगा। तो मृत भांडों का ये चीजें ना थोड़ा सा जैसे क्या होता है कि सामान्य ज्ञान की बातें होती, जैसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई मृत भांडों का जो है हम प्रयोग जो है प्रारंभिक प्रयोग किस काल में देखते, तो अब ये बात कोई याद करने की तो है नहीं। एक व्यक्ति है वो घर बना के रहेगा, ठीक है, तो उसे लगभग क्या कि सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। व्यक्ति जब एक स्थान पर रहेगा यानी कि वो स्थायी जीवन जब रहेगा तो वो कृषि करेगा। कृषि के उपयोग के अंदर क्या है कि पशु आएंगे, तो उस व्यक्ति ने क्या है कि पशुपालन करना शुरू कर दिया और मृद भांडों का प्रयोग कर दिया शुरू। तो ये चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें दिखाई देती है मध्य पाषाण काल के अंदर। मध्य पाषाण काल सिंपल सा चीज है और बहुत ही छोटी बात आ गई इसमें कि अपने इसकी केवल विशेषताएं देखें। नंबर 1, CL कॉर्लॉयल ने इसकी खोज कर दी, कहा, विंध्य क्षेत्र में। दूसरे नंबर पर कृषि प्लस पशुपालन की जानकारी हमें इस काल में मिलती है और इसके प्रमाण हमें मिले राजस्थान के बागौर में। बागौर की खोज किसने की थी, VN मिश्र। राजस्थान में अधिकांश काम जो है प्राग ऐतिहासिक काल में VN मिश्र साहब का। ठीक है, तीसरा, अब कृषि पशुपालन शुरू हो गया, हमें आवासों के बारे में जानकारी दिखाई देती है। आवास, ठीक है, जो कि मिले हमें उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा के अंदर। स्तंभ जो है वो गर्त जो है हमें दिखाई देते। और भीमबेटका से हमें जो है वो शैल चित्र दिखाई देते। मध्य पाषाण काल के अंदर एक नई चीज दिखाई दे रही है, जैसे कि खास करके उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में क्या है, सरायनार और महदा है, ठीक है, और एक भीमबेटका। मध्य पाषाण काल में इन स्थानों पर हमें क्या है कि शवों के दाह संस्कार की जानकारी मिलती है। यानी कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने अग्नि का कुछ प्रयोग करना शुरू कर लिया था, बड़े पैमाने पर नहीं। किंतु यदि यह प्रश्न आता है कि मानव ने अग्नि का प्रारंभिक प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो वो हमारे सामने आ जाएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कैसे आ जाए, इसका उत्तर साहब इसके अंदर दाग संस्कार के प्रमाण मिलते हैं।
उत्तर प्रदेश में मिलते हैं हमें सरायनार मेहता में, और जो है मध्य प्रदेश में भीम की बेटका की जो गुफाएं उसमें हमें दाह संस्कार के प्रमाण मिलते हैं। और दाह संस्कार किससे होगा? अग्नि से होगा। चीज हो गई क्लियर ये। अब इसके बाद में लास्ट और अंतिम चरण आता है नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल में मोटे रूप से 6000 से लेकर के 1000 बीसी तक का समय। अब यहां यानी कि विश्व इतिहास में यदि हम देखते हैं तो थोड़ा सा एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है हमें कि जहां हमें संसार के विभिन्न क्षेत्रों में नव पाषाण काल का समय और भारतीय प्रायद्वीप में नव पाषाण काल का जो समय है उसमें थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। विश्व के अन्य भागों में इसको मोटे रूप से 9000 बीसी का समय मानते हैं। कैसा? 9000 बीसी के अंदर जो है वो नव पाषाण काल शुरू होगा। हमें भारत में 7000 बीसी में इसके प्रमाण मिलने शुरू होते, और भारत में इसका जो पहला जो प्रमाण हमें दिखाई दिया वो दिया मेहरगढ़ के। ठीक है, मेहरगढ़ 7000 बीसी में नव पाषाण काल का कार्य शुरू। इस शब्द का जो पहला प्रयोग था नव पाषाण काल, जॉन लुबोक ने किया। जॉन लुबोक ने किताब लिखी थी प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया कि इस शब्द का प्रयोग किया नव पाषाण काल। और जॉन लुबोक के साथ में इस समय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े, चार्ल्स गार्डन या गाइन बोलते हैं इनको। असल में क्या है कि क्रांति जिसे अपने शब्द बोलते हैं ना, क्रांति शब्द व्यवस्थाओं में जो अमूलचूक परिवर्तन है, ठीक है, वैसे ही क्या है कि अर्थव्यवस्था में अमूलचूक परिवर्तनों के लिए इन शब्दों ने, जैसे शहरी क्रांति, सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी क्रांति शब्द का जो प्रयोग है वो गार्डन चाइल्ड्स ने किया है। तो नव पाषाण काल के बारे में इनके ये विचार थे कि नव पाषाण काल ने क्या किया, एक नवीन अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। ये कोटेशन आ रखी कि निम्न में से किस विद्वान ने नव पाषाण काल को एक नवीन अर्थव्यवस्था का रूप दिया। तो गार्डन चाइल्ड ने इसको ये रूप दिया। उन्होंने तर्क क्या दिया? उन्होंने कहा कि साहब नंबर 1 पर नव पाषाण काल में हमें स्थायी बस्तियों के अवशेष मिलते हैं। नंबर 2, जब स्थायी बस्ती होगी तो कृषि का काम बड़े पैमाने पर दिखाई देगा। जब कृषि का काम बड़े पैमाने पर दिखाई देगा तो पशुपालन बड़े पैमाने पर दिखाई देगा। यहां सारी बातें बड़े पैमाने पर हो रही है, ये ध्यान रखना है। स्थायी बस्ती के अवशेष हमें मध्य पाषाण काल में दिखाई देने लग जाते हैं, पशुपालन भी बागौर में है, कृषि भी बागौर में है, किंतु बड़े पैमाने पर जो काम कहाँ दिखाई दे रहा है, नव पाषाण काल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 बातें आ गई। अब ये कहते हैं साहब कि नव पाषाण काल के अंदर, जैसा कि हम भीमबेटका की गुफाओं में देखते हैं, ठीक है, और जो मध्य पाषाण काल के जो सूक्ष्म उपकरण हैं उनको यदि हम देखते हैं तो नव पाषाण काल में क्या होता है कि उनमें और जो है वो तरक्की होगी। तो व्यक्तियों ने क्या किए, वस्त्रों का निर्माण और रंगों का प्रयोग, वस्त्रों का निर्माण और रंगों का जो प्रयोग है वो हमें नव पाषाण काल में दिखाई देने लगता है। नव पाषाण काल में क्या है,
धार्मिक जीवन धार्मिक जीवन की जो शुरुआत है वो बड़े पैमाने पर हम जो है वो इस कालखंड में मानते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि नवपाषाण काल के मुख्य स्थल कौन कौन से हैं। इनमें से क्वेश्चन काफी है। जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारत में है मेहरगढ़, ठीक है, क्वेटा के पास में पड़ता है, ठीक है, और इस मैदान का बोलते हैं कच्छी का मैदान, पाकिस्तान के अंदर पड़ती है ये जगह, ठीक है। मेहरगढ़ से हमें कुछ एक अलग विशेषताएं दिखाई दे रही है नवपाषाण काल की। यहां नव पाषाण काल से लेकर के और हड़प्पा सभ्यता तक के प्रमाण जो है, नवपाषाण काल से लेकर के हड़प्पा तक के प्रमाण हमें मेहरगढ़ में दिखाई दे, ठीक है। दूसरी इसकी एक बड़ी विशेषता कि गेहूं की खेती का प्रमाण जो है, और साथ ही साथ क्या है कि 3 प्रकार की इसकी किस्में हैं, गेहूं की 3 प्रकार की किस्में, और जौ की 2 प्रकार की किस्में हमें मेहरगढ़ में दिखाई देती है। नवपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किया। सिंपल सा प्रश्न है, नवपाषाण धातु का प्रयोग कालखंड कौन सा है? नवपाषाण काल। प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ में किस चीज का? तांबे को गलाने की जो भट्टियां हैं वो मेहरगढ़ के अंदर दिखाई देती। ज्यादा बिल्कुल नहीं उलझना है, सिंपल सा है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में पड़ता है जी। गेहूं जौ की खेती के प्राचीन प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। नवपाषाण काल से लेके हड़प्पा तक के अवशेष इस स्थान पर मिलते हैं। तांबे को गलाने का और धातु प्रयोग का प्रमाण है हमें मेहरगढ़ से मिलता है। समय काल मोटे रूप से इसका 7000 BC से प्रारंभ हो गया था। हो गया मेहरगढ़ एक। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास में उत्तर क्षेत्र, और उत्तर क्षेत्र में आएगा कश्मीर। यहां 2 स्थान प्रसिद्ध है। बुर्जहोम और दूसरा गुफ करा। बुर्जहोम, गुफ करा, ठीक है। बुर्जहोम की खोज जो है वो डी टेरा और पीटरसन ने 1935 में कर दी, ठीक है। इन दोनों स्थानों की विशेषता क्या रही है कि यहां गर्तावास है, खड्डों के अंदर लोग जो है वो रहा करते थे। ये क्वेश्चन पूछते हैं लगभग परीक्षाओं में। प्राग ऐतिहासिक काल का यदि संबंधित क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर बनाता है ना, तो वो सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते भाई गर्तावास किस काल की विशेषता है? नवपाषाण काल की। प्रमाण कहां मिले हैं? कश्मीर में बुर्जहोम और गुफ करा। बुर्जहोम शब्द का मतलब है जन्म स्थान। डीपली बात है, कभी पूछी नहीं गई है, किंतु थोड़ा सा दिमाग में रखने की चीज है। बुर्जहोम जन्म स्थान है। गुफ कराल कुम्हार की गुफा। तो ये स्थान हमें मिल गए कश्मीर में, बुर्जहोम और गुफ करा। ये कभी पूछा नहीं गया, किंतु क्या है कि डी टेरा और पीटरसन ने इस क्षेत्र में काम काफी किया, तो संभवतः कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। और बुर्जहोम वैसे भी फेमस चीज, तो खोज करता उत्खनन करता हो गए डी टेरा और पीटरसन। 1935 गर्तावास इसकी मुख्य विशेषता है। अच्छा, एक क्या है कि जैसे बुर्जहोम है, यहां क्या है कि एक अजीब सी चीज मिली, और वो ये मिलती है कि कुत्ते प्लस मनुष्य को जो है ना वो एक साथ दफनाया गया।
ये पूछा हुआ है क्वेश्चन काफी बार। कुत्ते को मनुष्य को एक साथ दफनाया गया है बुर्ज होम के अंदर। यही एक चीज और मैं याद करा देता हूं आपको कि बकरी प्लस मनुष्य ये इनाम गांव में, जो कि जोरवे संस्कृति का केंद्र है, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल के बाद में जो कालखंड आएगा ताम्र पाषाण काल, उसके अंदर जो है वो इनाम गांव था। वहां बकरी और मनुष्य को दफना दिया गया, कुत्ते को और मनुष्य को दफनाया गया बुर्ज होम के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में बात आएगी हमारे पास में उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थानों की। ठीक है, कोल्डी हवा, सराय नाहा। देखो कोल्डी हवा क्यों प्रसिद्ध है? सिर्फ एक ही चीज के लिए प्रसिद्ध है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से धान की खेती के सबसे प्राचीन जो प्रमाण मिलते हैं वो कोल्डी हवा में। कोल्डी हवा पड़ता है उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी। एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो नदी घाटियां जो है ना, इनको थोड़ा सा आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि ये कौन सी कहाँ है। देखो एक शब्द है ये बेलन नदी घाटी, और एक शब्द मिल जाता है हमें बोलन, बोलन दर्रा। ठीक है, बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, टोस की सहायक नदी है, ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है ये। ठीक है, जबकि बोलन दर्रा जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र हैं वो बोलन दर्रा में पड़ते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ का जो अधिकांश क्षेत्र है ना वो बोलन दर्रे में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी, कोल्डी हवा पहली बार में मिल गया, चावल के जो है प्राचीनतम प्रमाण यहां से दिखाई दे। अब इसके बाद में जो है यही कर लेते हैं, जैसे बिहार के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान रहा चिरौंद, बिहार के सारण जिले में पड़ता है। ठीक है, चिरौंद प्रसिद्ध क्यों रहा? सिन्हा साहब ने इसकी खोज कर दी, और यहां क्या है कि हिरण के जो सींग है, हिरण के सींगों से उपकरण बने हुए हैं। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में बिहार के अंदर चिरौंद है। चिरौंद की विशेषता क्या रही है? सिन्हा साहब ने उत्खनन कर दिया, और दूसरा हिरण के जो सींग है उसके उपकरण मिलते हैं। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नॉर्मल पूछ लेते हैं कि जो है चिरौंद कहाँ पड़ता है? बिहार के सारण जिले में पड़ता है, और प्रसिद्ध क्यों है? हिरण के साथ सींग जो है ना उनके उपकरण बने जो है हमें यहां दिखाई देते हैं। इसके बाद में राजस्थान के दो क्षेत्र हम देखेंगे, एक तो वही बागोर, दूसरा था बालाथल। बागोर को हमने 2 या 3 बार कर लिया। बागोर कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। किसने खोज की थी? वीएन मिश्र ने। बागोर में हमें कृषि पशुपालन संयुक्त प्रमाण मिलते हैं मध्य पाषाण काल के, और इस कालखंड के भी इसके अंदर हमें अवशेष दिखाई देते हैं। बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे। दूसरा आ गया बालाथल। ठीक है, बालाथल जो है वो उदयपुर के अंदर है, और बालाथल में भी उत्खनन का काम जो है वो वीएन मिश्र साहब का किया। नव पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष हमें यहां दिखाई देते हैं। बस इतना ही काम करना है, क्योंकि ज्यादा कर लेंगे तो क्या है कि महत्वपूर्ण बातों को हम छोड़ देंगे। मैंने पहले भी कल भी आपको ये बात बताई थी कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि उस टॉपिक से संबंधित पिछले पेपरों में पूछा क्या गया है।
जब वो चीज आप पहले देख लोगे, फिर आप किताब को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज पूछी जा रही है जी। और हमें इसको क्या है कि अपना जो दायरा है हमें वहीं तक सीमित रखना है। इतिहास एक बहुत ही विस्तृत विषय, तो हम इसे एक जन्म में तो पूरा नहीं पढ़ सकते। अपने को तो पेपर पास करना है, हमारा उद्देश्य है पहले पेपर पास कर लेना, उसके बाद जब सरकारी सेवा में आ जाओ तो आगे अध्ययन करते रहो। ठीक है, दोबारा से सारा का सारा जो है एक ग्राफ अपने बना लेते हैं। शुरू करते हैं। पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल के उपकरण एक साथ ही लिख देता हूं मैं। पेबुल, चापर, चैपिंग, हैंडेक्स, क्लीवर और स्केपर। स्केपर ब्लेड है, क्लीवर हैंडेक्स है, नाम थोड़े से चेंज हो जाते हैं। पेबुल गोल मटोली अंडाकार, चापर एक धार, चैपिंग दो धार, हैंडेक्स कुल्हाड़ी, क्लीवर कुल्हाड़ी और स्केपर ब्लेड। ठीक है, पाषाण काल में ये पूर्व पाषाण काल के जो प्रथम चरण में ये हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, औजार दिखाई दे रहे हैं। ये मिले कहां कहां, दो क्षेत्रों में मिले। एक नंबर पर सोहन नदी। सोहन नदी में कितनी वेदिकाएं हैं, 5 वेदिकाएं हैं। हिमकाल, दूसरे हिमकाल में पहली वेदिका मणि, और पहली वेदिका को आरंभिक सोहन संस्कृति का नाम दे दिया गया। तीसरे हिमकाल में दूसरी और तीसरी वेदिका का निर्माण हुआ। आरंभिक के बाद में यहां आ गया उत्तरीय मध्य सोहन, या इसको उत्तर सोहन बोल देंगे। तीसरा महत्वपूर्ण है, क्यों अभी महत्वपूर्ण, चौथा महत्वपूर्ण क्यों है, साथ में लिए इसमें कारण क्या रहता है। देखो, चापर, चैपिंग और पेबुल और क्लीवर और स्केपर, ये हमें उत्तर भारत के जो है वो उपकरण है। हैंडेक्स दक्षिण भारत का उपकरण था, किंतु चौंतरा में क्या था कि हमें ये सारी की सारी चीजें एक साथ मिल गई। ठीक है, और चौथे के अंदर चौथी और पांचवी वेदिका का निर्माण हुआ, जिसे हम बोल देंगे विकसित सोहन संस्कृति। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, चौथा। ठीक है, दूसरा जो क्षेत्र आ गया वो कोल तैयार हो गया। कोल तैयार में 3 वेदिकाएं मिलती है, और इस क्षेत्र में काम करने का जो श्रेय जो था वो रॉबर्ट ब्रूस फुट और उसके मित्र किंग का। पलवरम और अत्तरी पक्कम, इन 2 स्थानों से हमें हैंडेक्स मिले। और इसी तरह से जो सोहन संस्कृति है, वी वाडिया साहब, डी टेरा और पीटरसन ने सोहन संस्कृति पर जो है वो कहा। ये पहला चरण हो गया इसका। मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल को बोलते हैं फलक संस्कृति। ठीक है, फलक संस्कृति है, ब्लेड स्केपर इस काल की विशेषता रहती है। और भीमबेटका, भीमबेटका से इसके अवशेष हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में आ गया निम्न या उत्तर जो है पाषाण काल।
इस काल का जो प्रधान उपकरण था वो था ब्लेड, ठीक है। और इस काल के अंदर चकमक उद्योग की एक स्थापना दिखाई दी। तो जो पूरा पाषाण काल है, इस काल में पूरा पाषाण काल, इस काल में लूणी नदी पर हमें अवशेष दिखाई देते, ठीक है। हमें पहले चरण में अवशेष दिखाई दिए, दूसरे में भी दिए और तीसरे में भी दिए। दूसरे चरण में यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल में जो हमें अवशेष दिखाई दिए, उन अवशेषों को लूणी उद्योग का नाम दिया गया। किसके द्वारा? वीएन मिश्र के। और उसके बाद में मध्य पाषाण काल में भी इसको किया। अभी क्या होगा कि आज आपको जो है ये जो शॉर्ट नोट्स जो, ठीक है, ये अभी ये स्कैन वगैरह कर लेंगे इसको जो है, और ये आपको मिल जाएंगे। कोशिश यही रखनी है कि इनको याद कर लो पहले, और ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये मैं अभी बारी बारी आपको एक ही बात कह रहा हूं, विद्वान नहीं बनना। क्योंकि मैंने जैसे कल परसों एक पुस्तक देखी, हालांकि सारी पुस्तकें अच्छी, किंतु मेरा निजी विचार है कि यदि मेरे को वो पुस्तक याद हो जाए तो मैं नासा का वैज्ञानिक बन जाऊं। मेरे को तो नहीं याद होगी। इतिहास विस्तृत है, ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए सभी चीजों को साथ में लेके चलना है। और अब आपका होगा पेपर, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल का एक टॉपिक हो गया। विश्व इतिहास में मदन सर ने आपको 2 से 3 टॉपिक करवा दिए, ठीक है। तो कल या परसों आपका एक 50 प्रश्नों का एक टेस्ट ले लेते हैं। और कोशिश एक बात यही रखनी है कि यहीं बैठ के याद कर लो इस चीज को। और खुद एक जबरदस्त बात ये होती है कि नोट्स जो है ना वो व्यक्ति के खुद के होते हैं। अब मैंने जो ये चीज बनाई है, मेरे को तो अच्छी लगी, वो मैंने बढ़ा दी, ठीक है। मैंने कोशिश ये की कि सामान्य चीजों को भी मैं साथ में ले लूं। नोट्स आपके अनुसार आप स्वयं जो है इनके बनाने शुरू कर लो, जिससे लंबे समय तक ये चीज याद रहे। क्योंकि सारा का सारा आपका पूरे साल भर की जो मेहनत है वो 3 घंटों में उसका मूल्यांकन होने वाला है, ठीक है। इतनी सारी चीजें याद रखना अपने आप में एक बड़ी महाभारत हो जाएगी। तो अभी से इनको साथ में लेते हुए चलो, ठीक है। अब पेपर की जो जानकारी है वो कल या परसों जब भी होगा वो आपको जो है सर बता देंगे। तो आज की क्लास अपनी इतनी है। नेक्स्ट अपनी शनिवार को जो क्लास होगी उसमें अपने जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता पर जो है वो काम करें।